स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी अबाउट अफ्रीकन कोर्ट विच ऑर्डर्ड केनिया टू पे 1.3 मिलियन रेपरेशन टू द इंडिजिनस ओगीक पीपल। आपको याद होगा ये डिस्कशन जहां पे मैंने बताया था कि एक लैंडमार्क केस है जो प्रीसिडेंट सेट करता है फॉर नॉट जस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बट फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल। यानी कि जहां पे भी ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया है, उन्हें एक्सप्लॉयट किया गया है, उसके प्रति अफ्रीकन कोर्ट ने ऑर्डर किया था रेपरेशंस और कॉम्पेंसेशन टू द ट्राइबल पीपल। और हम लोगों ने इस डिस्कशन में चर्चा की थी कि क्या इंडियन एक्सपीरियंस इट हैज बीन रियली डिफरेंट फ्रॉम केनिया, और मैंने आपको बताया था कि नॉट रियली। क्योंकि अगर हम लोग ब्रिटिश एरा से ही बात करें, ब्रिटिश एरा में फोकस शिफ्ट हुआ। पहले देखिए, फॉरेस्ट को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स बेस माना जाता था, स्पेशली फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो थे। लेकिन ब्रिटिश टाइम के दौरान या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान दिस बिकेम अ कमर्शियल इंटरेस्ट। फॉरेस्ट धीरे धीरे कट करने लगे, फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने लगे, इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करने लगे। और ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी मोर और लेस मैं कहूंगा इंडिपेंडेंस के बाद भी कई सालों तक कंटिन्यू होती रही। इवेंचुअली 2016 में मैंने आपको बताया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट एक्ट आया, बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया। बट हम लोगों ने एक सवाल पूछा था, हैज द सिचुएशन रियली चेंज्ड सिंस 2006? एक सवाल भी मैंने आपको दिया था, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, और क्या इसने कोई परिस्थिति बदली है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की? ये मैंने आपसे सवाल पूछा था। तो आज हम लोग इसी सवाल के बारे में एक चर्चा करेंगे और इन जनरल बात करेंगे फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली इस एक्ट को किस तरह के राइट्स ये प्रोवाइड करता है, क्या इसकी परिस्थिति है, क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स चल रही है, कौन से स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस डिस्कशन में। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। सबसे पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया? 2006 में आया। इसका कंप्लीट नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इन शॉर्ट मैं इसको FRA 2006 करके ही बताता जाऊंगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये एक वाटरशेड मोमेंट था हमारी पॉलिटिकल सेटअप में। 2006 में एक ऐसा लेजिस्लेशन आया जिसने रेस्टोर किया द प्रॉब्लम्स और हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस व्हिच हैड कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज। ब्रिटिश के टाइम से ही क्या हो रहा था, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया था जा रहा था फॉरेस्ट से। ट्राइबल्स हमेशा से सैक्रिफाइस करते हुए आ रहे हैं अपना लैंड, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे एक इंडस्ट्री बन जाएगी, फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे एक डैम बन जाएगा, वहां पे एक रिजर्वायर बन जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली जो वहां पे रहा करते थे, फॉरेस्ट के साथ पीसफुली सस्टेनेबली वहां पे रहा करते थे, उन्हें वहां से हटा दिया जा रहा था। और जहां पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी जहां पे वो रह रहे हैं, वहां से भी धीरे धीरे हटाए जाने की जो प्रक्रिया थी वो चली रही थी। लेकिन इस एक्ट ने उस चीज को रोकने की कोशिश की। इस एक्ट में हम लोग सबसे पहले तो राइट्स रिस्टोर कर रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, ट्राइबल्स के, ओवर द फॉरेस्ट, ओवर द लैंड, ओवर द फॉरेस्ट एंड ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेस एज वेल। इसके अलावा जो ताकत है, जो शक्ति है खुद को एम्पावर करने की, वो दे रहे हैं हम लोग एट द लोकल लेवल। यहाँ की जो ग्राम सभा रहेगी, ट्राइबल्स की जो सेटअप रहेंगे, वो खुद यहाँ पे फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार रहेंगे। कुछ इस तरह के प्रावधान भी है, यानी कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो पहले से हुई थी उसको रेक्टिफाई करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब कैसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है? जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हो गई, अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल जो हो गए, उन्हें राइट्स देते हैं। किस तरह के राइट्स दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में? ब्रॉडली मैं कहूंगा उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होगी मैं कहूंगा इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि ओनरशिप के राइट दिए जाते हैं। अब देखिए, जो कोई भी वहां पे ऑलरेडी ट्रेडिशनली उन फॉरेस्ट में ड्वेल कर रहा है, उस लैंड को वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो 4 हेक्टेयर तक उन्हें डायरेक्टली लैंड उनके नाम पे पट्टा दिया जाएगा, यानी कि उनके नाम पे लैंड की ओनरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे इन जनरल 3 जनरेशन से वो फॉरेस्ट में रहने चाहिए और 3 जनरेशन से वो अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए उस जमीन को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरकार डायरेक्टली उनके नाम पे ओनरशिप देगी। 4 हेक्टेयर लिमिट होगी,
टिल 4 हेक्टेयर्स इज द लिमिट। एक तो आपको इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे और दूसरा आपको कम्युनिटी राइट्स भी मिलेंगे। कम्युनिटी राइट्स मतलब क्या? अगर आप फॉरेस्ट के प्रोड्यूस इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि लाख हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पत्ते, ब्रांचेस एटसेट्रा, अगर वहां पे लैंड है ग्रेजिंग के लिए तो आपको ग्रेजिंग के राइट्स दिए जाएंगे। अगर फॉरेस्ट को काट के कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है तो आपके पास रिहैबिलिटेशन के भी राइट रहेंगे, यानी कि यू हैव टू बी रिहैबिलिटेटेड एट सम अदर प्लेस, ये भी राइट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट के राइट दिए जाएंगे। अब ये तो क्वाइट लॉजिकल भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया सदियों से अगर ट्राइबल्स जंगल में रह रहे हैं, सस्टेनेबली पीसफुली वो लोग फॉरेस्ट के साथ रह रहे हैं, और इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट अगर वो लोग रह रहे हैं एज इन अ कम्युनिटी फॉरेस्ट, तो उसे रीजनरेट करने का, कंजर्व करने का, मैनेज करने का भी अधिकार उन्हें ही दिया गया, जैसे कि निस्तार राइट्स कहे जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सो इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एज कम्युनिटी राइट्स आर अवॉर्डेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। अब इसके अलावा इस एक्ट का पोटेंशियल क्या है, या फिर मैं कहूंगा प्राइम उद्देश्य क्या था? एक तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रेक्टिफाई तो करना ही था, लेकिन ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, राइट। यू ऑल नो ट्राइबल्स इन जनरली बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सोसाइटल डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ पे एक मौका जरूर मिलता है कि उस इनजस्टिस को भी रेक्टिफाई करने का, यानी कि उस कम्युनिटी को सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए पोटेंशियल जरूर रखता है दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, क्योंकि लैंड अगर उनके नाम पे मिलेगा तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, दूसरे स्कीम्स के भी उन्हें फायदे मिलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा तो है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी कैसे? कि क्योंकि पीसफुली वो लोग फॉरेस्ट के साथ रह रहे हैं, दे विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, दे विल कंजर्व द फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हुआ दे विल रीजनरेट द फॉरेस्ट एज वेल। इट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। इसके अलावा गुड गवर्नेंस मॉडल भी है। ये गुड गवर्नेंस मॉडल क्यों है? देखिए, अगर हम लोग इस गुड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे, इंडिया में ऑलरेडी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम होती है प्रेडोमिनेटली इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया, इसको भी रेक्टिफाई करने का पोटेंशियल जरूर रहता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के पास, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से ग्राम सभा के पास पावर दिए गए। ग्राम सभा अंडर द पंचायत एक्ट जब ग्राम सभा बनती है तो ग्राम सभा के पास पावर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल को अगर मैं फॉरेस्ट में चला जाऊंगा, क्या मुझे भी वहां पे लैंड अलॉट किया जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होगी बाय द लोकल ग्राम सभा, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी दी गई है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अवार्ड। और यहाँ पे अगर आप जनरेशन से वो लैंड इस्तेमाल कर रहे हो, देन ग्राम सभा विल आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज, द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स एंड द अदर कम्युनिटीज, जिन्हें जितना लैंड वो इस्तेमाल कर रहे हैं असेसमेंट करके वो लैंड का पट्टा आपको दिया जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे क्लेम कर सकता है। क्लियर? इसीलिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? लोकल लेवल को एम्पावर किया गया है कि आप ही बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें ही इस चीज के फायदे मिलेंगे। दैट वे गुड गवर्नेंस अगर हम लोग देंगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कई हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। सो पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट हैज बीन इमेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2006 में ये आया है, तो क्या इसकी परिस्थिति है? अभी मैं कह सकता हूं कि 16 साल हो चुके हैं अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को, लेकिन अभी भी कई सारी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है जो काफी वल्नरेबल है। ये आप समझोगे क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सिंस लास्ट 16 इयर्स। इनफैक्ट मुझे याद है कि 2019 में एक केस फाइल किया गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे रिजेक्शंस हो रहे हैं इसके चलते। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, कोर इश्यूज क्या है इसके साथ? सबसे पहला इशू है नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभा के पास तो पावर है आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन ग्राम सभा कैन नॉट ट्रांसफर द लैंड क्योंकि इट हैज टू बी डन बाय द अदर ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लाई नहीं करते कंप्लीटली। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जरूर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट का लैंड है तो लैंड ग्रैबिंग के भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा द मेजर इशू और मेजर हर्डल टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफआरए इज द डॉक्यूमेंटेशन इशू। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, समझ लीजिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मैं एक ट्राइबल और मैं अभी ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी मुझे कि ये एक बेनिफिशियरी, तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो क्या एविडेंस ही कि वहां पे आप इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको यहाँ पे ओनरशिप राइट मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए रिकॉर्ड कीपिंग पहले से होती नहीं है, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से इट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब मैं जाऊंगा, मैं लैंड क्लेम करूंगा, लेकिन मेरे खुद के पास कोई एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वर्ड ऑफ माउथ,
राइट? सो कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसके चलते बहुत बार जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ये लोग सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन, अर्जी रिजेक्ट कर देते हैं। आपका अगर एफआरए में राइट चाहिए तो इट हैज बीन रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट कर भी दिया जाए, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस दैट आई कैन अपील। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपील कर सकते हो, स्टेट लेवल पे आप अपील कर सकते हो। देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू अपील, एंड द बिग प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये आपका ट्रेडिशनल लैंड है, आप इसको समझ लीजिए 3 जनरेशन से इस्तेमाल कर रहे हो। 3 जनरेशन इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली 75 साल से, 3 जनरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 ईयर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा अनदर इशू इज विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ वुमेन। नाउ आर देयर सेम राइट्स ऑफ वुमेन फॉर ओनरशिप? इन जनरल अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करें, ओनरशिप राइट्स वर नॉट गिवन टू वुमेन from historical period, although that has been rectified through the courts, through the Hindu Succession Act etc. बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर सवाल है। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं, स्पेशली अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के। अगर जो ट्राइब नहीं है, जो दूसरी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, उनके तो बहुत ज्यादा रिजेक्शंस हो चुके हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है देन रिजेक्शंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों? अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व। मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा यहाँ पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगी, लोकल लेवल पंचायत के ऑफिसर्स जो हैं डॉक्यूमेंटेशन आगे ले जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक तो ग्राम सभा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, देन यू हैव ट्राइबल मिनिस्ट्री, देन यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट पीपल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे पर्सनल इन्वॉल्व है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से कई बार सालों तक जो राइट्स है, जो पेपर्स है, वो प्रोसेस नहीं होते। इसके अलावा देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सपेंशन ऑफ अदर स्कीम्स। अब इस पर्टिकुलर चीज की वजह से दूसरे स्कीम्स यहाँ पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर डॉक्यूमेंटेशन का इशू क्लियर हो जाएगा, एक बार अगर ओनरशिप के राइट्स क्लियर हो जाएंगे, कम्युनिटी राइट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी स्कीम्स के लिए भी आइडेंटिफिकेशन काफी आसानी से हो जाएगी। बट अगर एक चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, देन देयर आर प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू अदर स्कीम्स एज वेल। एंड फाइनली देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीगल प्रोविजंस, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे ऑन द बैक ऑफ माई माइंड मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 3-4 लॉ जो फॉरेस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब एक तो यही हुआ जो हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा हमारे पास वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वी हैव द पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो मल्टीपल लीगल प्रोविजंस है विच अगेन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और कनेंड्रम फॉर द ऑफिशियल्स टू प्रोसेस दीज एप्लीकेशंस। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अटरली फेलियर। सी एफआरए कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फेलियर। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाए, वहां पे अगर आप देखिए इसका डैशबोर्ड, आपको समझ में आएगा अभी तक पिछले 16 साल में इंडिविजुअल राइट्स यानी कि इंडिविजुअल टाइटल डीड्स कितने दिए गए। 21,32,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल राइट्स अवार्ड कर दिए गए। कम्युनिटी राइट्स 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे अवार्ड कर दिए। कितना एरिया इंडिविजुअल्स को दिया गया? 18 लाख हेक्टेयर अभी तक इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर कर दिया गया। कम्युनिटी को 46 लाख हेक्टेयर के आसपास कम्युनिटी राइट्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू डिफरेंट tribal communities and other forest dwelling people in multiple states. This is the cumulative number in the last 16 years. इसका मतलब है not completely failure, but in general अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें, हर साल आपको डेटा मिलेगा इसके ऊपर। कुछ राज्य हैं, there are 7 states particularly which the tribal ministry of affairs says that they have been behind in the implementation of forest rights act. इसमें आते हैं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं और ये रिजेक्शंस कई बार इनवैलिड और फ्लिम्जी ग्राउंड पे होते हैं, और एक बार रिजेक्शन आ जाएगा तो उस ट्राइबल को पता नहीं कि आप अपील भी कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एक्ट इटसेल्फ। अगर हम लोग इस साल की रिपोर्ट के बारे में देखें, 2021-22 का जो रिपोर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, उसका आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइटल डीड्स देखिए, उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा हाउ मेनी टाइटल डीड्स हैव बीन क्लेम्ड टिल नाउ, इंडिविजुअल और कम्युनिटी। आपको डेटा मिलेगा 30 सितंबर 2021 तक का। कुछ राज्यों के ऊपर फोकस करते हैं, मैंने आपको बिहार की बात बताई थी, 8,000 के आसपास इंडिविजुअल क्लेम्स हुए, यानी कि इंडिविजुअल्स ने क्लेम किया कि लैंड चाहिए एफआरए के अंडर। यहाँ पे कम्युनिटी का डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्लेम्स दैट आर रिजेक्टेड, 8,000 में से 4,000 क्लेम्स हैव बीन रिजेक्टेड। परसेंटेज ऑफ टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नंबर ऑफ क्लेम्स 1%। उत्तराखंड की बात करते हैं,
3,500 के आसपास अभी तक क्लेम्स आए हैं इंडिविजुअल के। कितने नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्ट हो चुके हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी मिलकर? 3.5 और 3 अप्रोक्सीमेटली 6,500 के आसपास, जिसमें से 6,500 के 6,500 रिजेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे 2.36% लैंड टाइटल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, दे हैव बीन रिसीव्ड बाय पीपल। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 92,000 के आसपास इंडिविजुअल क्लेम्स आए थे, 74,741 रिजेक्टेड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टुगेदर। 99% केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। वही अगर आप दूसरे राज्यों के बारे में बात करें, तमिलनाडु की बात करेंगे, 33,000 एप्लीकेशंस आए, 33,000 टाइटल डीड्स आए, जिसमें से 9,000 के आसपास रिजेक्ट हो गए हैं कंप्लीटली। तो आप देख सकते हो हियर दैट देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर डूइंग गुड, देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर नॉट प्रोग्रेसिंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बट इन जनरल प्रॉब्लम्स आर गैलोर। हम लोगों ने बात की कि इस पर्टिकुलर एक्ट का पोटेंशियल क्या हो सकता है। पोटेंशियल इतना ज्यादा है, वी कैन सोशियो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट द एंटायर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज फ्रॉम दीज एरियाज। गुड गवर्नेंस अगर दे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करें। So we need a lot of progress. In fact, let me end my discussion with a food for thought. एक 2019 की रिपोर्ट है, काफी अच्छी रिपोर्ट है, टेकिंग स्टॉक एंड आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स इन मध्य प्रदेश। ये एक डॉक्यूमेंट है ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, जहां पे इन्होंने एनालाइज किया है कि मध्य प्रदेश में एफआरए में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कि इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट है, काफी अच्छा डॉक्यूमेंट है। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट on my telegram channel with the id rahul sai 222. just refer this। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने की जरूरत है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अल्टीमेटली आपका एम यही है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं जानेंगे तो जब आप उस जगह पे पोस्ट होंगे, जब आप उस जगह पे अपना काम करना शुरू करोगे, तो वहां पे सॉल्यूशंस कैसे ढूंढोगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स एंड बी रेडी विद सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस। दैट इज इट राइट नाउ ऑन दिस साइड विद दिस डिस्कशन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डू रिमेंबर हमारा फाउंडेशन बैच लाइव होने वाला है जल्द ही। 11 जुलाई को 8 AM से क्लासेस शुरू होने वाली है। और आप जानते हैं कि दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स फॉर जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। हमारे यहाँ पे हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी कंटिन्यूअसली आपको सिप प्रोग्राम मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, और बहुत जरूरी चीज है, 1-on-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप भी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा केवल 18,999 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव व्हेन यू चेक आउट। So do not miss out this opportunity. Note the date 11th July 2022, 8 AM. Enroll as soon as possible. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।